हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है हीट। अब इसमें हम हीट के बारे में जानेंगे। हीट एज ए एनर्जी के रूप में जानेंगे। साथ ही इसमें जो टेम्परेचर और हीट में जो अंतर है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कैसे फिजिकल चेंज को ये प्रभावित कर सकता है, कैसे टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होता है या मतलब डिक्रीज होता है, टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है, या स्टेट ऑफ जो होता है उसमें कैसे चेंज होता है। हीट मतलब देने से कैसे जो सॉलिड है उसमें एक्सपेंशन होता है, या फिर सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, या फिर मतलब जो लिक्विड है उससे गैसियस स्टेज में कैसे बहुत वस्तु पहुंच सकता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जानकारी लेंगे और हीट का केमिकल चेंज पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम हीट को कैसे नापते हैं थर्मामीटर से, थर्मामीटर कितने तरह का होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर और लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर है वो कैसे डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट अलग अलग होते हैं। और आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रचलन है, उसमें कैसे LCD डिस्प्ले होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही देखेंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और मतलब रेडिएशन से कैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और इसके अलावा जो इसका हम कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, गुड और बैड कंडक्टर का, इसके बारे में भी। और लास्ट में हम देखेंगे कि लैंड एंड सी ब्रिज, उसके अलावा जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, गर्मी का क्या क्या प्रभाव होता है मौसम पर, और ये कैसे इफेक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग में हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं। इन सारे बातों का संक्षिप्त में हम जानकारी लेंगे। और तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि जैसे लाइट एनर्जी होता है, तो उसी लाइट एनर्जी होता है, या मतलब मैकेनिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, स्टैटिक एनर्जी होता है। तो ऊर्जा का कितना सारा स्वरूप है, उसी तरह से उसमें भी हीट भी एक ऊर्जा है, एक तरह का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब वो क्या होता है कि एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अगर मतलब हम कोई चीज़ को छूते हैं तो गर्म और महसूस क्यों होता है, ठंडा क्यों महसूस होता है? हमारा हाथ गर्म है और अगर हम ठंडे चीज़ को स्पर्श करें तो ठंडा महसूस क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है से गर्म से ठंडे वस्तु की ओर होता है। और तापमान, जिस यंत्र के द्वारा हम किसी वस्तु का तापमान मापते हैं उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। तो हीट क्या हो गया? ऊर्जा का एक रूप। और टेम्परेचर क्या हो गया? गर्म और ठंडा होने की माप है। हीट वस्तुओं के बीच बहती है लेकिन टेम्परेचर बहती नहीं है। अगर हम हीट के यूनिट की बात करें तो हीट का यूनिट होता है जूल और टेम्परेचर का होता है डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम थर्मामीटर का अलग अलग प्रकार होता है। एक थर्मामीटर होता है जिससे हम किसी व्यक्ति के टेम्परेचर को रीड करते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं। टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो शरीर का तापक्रम को मापने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। वहीं लेबोरेटरी में मतलब यानी कि प्रयोगशाला में लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो इसका जो रेंज भी व्यापक होता है ह्यूमन थर्मामीटर के तुलना में। और हीट का प्रभाव क्या होता है कि किसी चीज़ का तापमान को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। और उसके बाद विस्तार कर जो हीट अगर किसी वस्तु में हम देते हैं तो वस्तुएं गर्म करने पर फैलती है, और हीट देते हैं अगर हम हीट को बढ़ा रहे हैं तो तापमान बढ़ जाता है। उसके अलावा अवस्था परिवर्तन भी हीट के प्रयोग से होता है। जैसे किसी वस्तु को हम, पानी को हम अगर ठंडा करें तो क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है। और बर्फ को गर्म करें तो क्या होता है? पानी होता है। फिर पानी को और गर्म करें तो क्या हो जाता है? भाप हो जाता है। तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। पानी ही है लेकिन उसका जो कम 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बर्फ क्या है? सॉलिड है। और पानी क्या है? तो लिक्विड है। और भाप क्या है? तो गैसियस स्टेज में है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हीट का संचार कैसे होता है। तो हीट के संचार करने का यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट का 3 गो पैटर्न है, 3 तो तरीका है।
एक है होता है कंडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चालन। ठोस में ये होता है। अब जैसे आप दाल को छौंकने के लिए क्या करते हैं? दाल को छौंकने के लिए कलछुल लेते हैं, उसमें जीरा डालते हैं और उसमें तेल डालते हैं और गर्म हो जाता है कलछुल। तो कलछुल का जो जिसमें हम जीरा और तेल डाले रहते हैं वो तो रहता है आग में, और जो हम पकड़े रहते हैं तो वो तो रहता है उससे दूर पर। लेकिन वो भी कलछुल का डांट क्यों गर्म होने लगता है? तो या लोहे का छड़ है वो गर्म कैसे हो जाता है? रहता है एक भाग आग में, दूसरा भाग भी क्यों गर्म हो जाता है? लोहार को जो हम लोहा पीसते हुए देखते हैं तो क्या देखते हैं? उसको उस पर हथौड़ा चला रहा है गर्म भाग पर और उसको सरी से पकड़े हुए रहता है। क्यों? क्योंकि मतलब एक छोर अगर आग में हम रखें दूसरा भी गर्म हो जाता है। तो ये कंडक्शन विधि से ही गर्म होता है। ठोस में कंडक्शन के विधि से ये गर्म हो जाता है ठोस, जैसे लोहा का छड़ गर्म हो जाता है। दूसरा है संवहन। पानी में हम मतलब कोई बर्तन में सस्पेन में जब चाय बनाते हैं तो देखते हैं चाय को पानी को खोलते हुए, दूध को खोलते हुए। तो ये आग के समीप में रहता है नीचे बॉटम वाला भाग, और फिर वो ऊपर चला गर्म होकर के ऊपर गया, फिर ऊपर वाला भाग जो है सो नीचे चला आया। तो इस तरह से एक कंडक्शन करंट बहते रहता है, कन्वेक्शन करंट बहते रहता है, और इस तरह से द्रव में और गैस में हम संवहन का यानी कि कन्वेक्शन का यूज करके उसको हम गर्म कर सकते हैं। जैसे उबलता पानी उबलने लगता है, पानी को का उबलना क्या है? जो गर्म भाग है ऊपर उठ जाता है और नीचे वाला भाग बॉटम में आ जाता है। फिर बॉटम से टॉप पर जो पानी का जो प्रवाह होता है उसी को हम कहते हैं उबलता पानी। फिर एक होता है रेडिएशन। अब सूर्य से जो पृथ्वी की किरणें 8 मिनट 60 सेकंड में पृथ्वी पर आती है, तो कैसे आती है वो? हम देख सकते हैं कि वहाँ बीच में तो कोई माध्यम भी नहीं है, वैक्यूम है। तो बिना माध्यम का भी जो सूर्य ये किरण जब उष्मा पहुँचाती है और गर्मी प्रदान करती है, धूप में हम बैठते हैं तो गर्म हो जाते हैं, और ये किरणें आती हैं बिना माध्यम के, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इस तरह से बिना माध्यम का जब ये टेम्परेचर हीट का संचार होता है तो वो होता है रेडिएशन विधि के द्वारा, जैसे सूर्य की उष्मा का पृथ्वी पर आना। और कुछ वस्तुएं जो हीट का अच्छा कंडक्टर होती है, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, और कुछ वस्तुएं बैड कंडक्टर्स होती हैं, पुअर कंडक्टर्स होती हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर और हवा। अब हम देखते हैं कि गर्मी में हम उजला वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि मतलब वो उसको रेडिएट कर देगा, उसको जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ज़्यादा मैक्सिमम जो है सो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सफ़ेद जो कपड़ा हीट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। और काला कपड़ा क्या करेगा? अवशोषित करेगा। तो काले कपड़े अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और सफ़ेद कपड़े कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो गर्मी में ये बेहतर होते हैं। तो इन बातों को हम ध्यान में रख कर के हीट को हम समझ सकते हैं। तो हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, thermal energy, that is transferred from one body to another due to existence of temperature difference between them. अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी कैसे होता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू दैट एट ए लोअर टेम्परेचर। अब किसी चीज़ में हम देखते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्रयोग होगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी यूज टू मैकेनिकल वर्क। तो हम तसली में पानी को डाल दें और उसको गैस पर दे दें और उसको हम ढक्कन से ढक दें, तो क्या होता है कि वो जो ढक्कन है वो हिलने डुलने लगता है। या जब स्टीम इंजन को हम देखते हैं, पुराने ज़माना में रेल सब जो चलता था कोयला से, तो पानी को हम गर्म करके क्या करते थे? पिस्टन पर दाब चलता था और वो उससे क्या होता था कि रेलवे का जो इंजन है वो चलने लगता था और फिर बोगी को खींचता था। तो ये क्या होता है? ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया। हीट के एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मतलब ये गैस का चूल्हा है, उसमें हम हीट देते हैं, तो हीट से क्या होता है? भाप को गर्म करके हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं। वहीं पर थर्मल में हम क्या करते हैं कि मतलब भाप से हम क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करते हैं।
और मैकेनिकल एनर्जी से हम फिर क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, तो फिर हीट का प्रोडक्शन होता है। तो उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम गर्म पानी को उबालें और उसमें ढक्कन रख दें, और ढक्कन तो भाप पर क्या होता है कि वो ढक्कन हिलने डुलने लगता है। तो ये क्या होता है कि हीट से वो हीट का एनर्जी का ट्रांसफर हो गया कौन चीज़ में, तो मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल वर्क में हो गया। ओल्ड कंसेप्शन क्या था कि हीट जो है उसको हम फ्लूइड समझते थे, कैलोरीफिक उसको नाम देते थे। लेकिन जब आए फिजिसिस्ट सब आए, फिजिक्स के जो साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि ये गलत है। तो ये इन अर्ली डेज हीट वाज कंसीडर्ड एज ए फ्लूइड दैट flowed from a hotter body to colder body. This fluid was called calorific. तो पहले ज़माने में हीट को फ्लूइड माना जाता था और इस फ्लूइड को कैलोरीफिक कहा जाता था। लेकिन जब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट जो फिजिसिस्ट के द्वारा, फिजिक्स के विद्वान के द्वारा, फिजिक्स के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, जैसे डेवी, काउंट रमफोर्ड, जूल, तो इन्होंने बताया कि ये कंसेप्शन गलत है। और उन्होंने कहा कि हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं कि हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है। तो हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित है। हीट एनर्जी है और टेम्परेचर क्या है, इंडिकेटर ऑफ एनर्जी है। हीट एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हम हीट देते हैं किसी पदार्थ में तो उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है। और इफेक्ट क्या होता है हीट का किसी, तो फिजिकल और केमिकल चेंज के दरमियान हम देख सकते हैं चेंज। जैसे कि मतलब हम टेम्परेचर देते हैं, एडिशन जब टेम्परेचर का होता है तो उससे क्या होता है कि वस्तुएं गर्म हो जाती हैं, और अगर रिमूवल हो जाता है हीट का तो वस्तुएं ठंडा हो जाती है। ए बॉडी ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन इट्स टेम्परेचर, एडिक्शन ऑफ हीट टू ए बॉडी रेजेज द टेम्परेचर, वेयर एज रिमूवल ऑफ हीट फॉर्म ए बॉडी लोअर इट्स टेम्परेचर। अगर हम तापमान में वृद्धि करते हैं, अगर हम ज़्यादा हीट दे रहे हैं किसी वस्तु, हीट बढ़ा दिए तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और वहीं अगर हम हीट को घटा दिए, हीट में कमी कर दिए, तो क्या होता है, वस्तुएं ठंडा हो जाती हैं। इस तरह से इसके तापमान में कमी हम देख सकते हैं। और चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है, अब इसमें हीट के प्रयोग से हीट माने वस्तु के स्टेट में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम पानी को गर्म कर दिए तो भाप हो गया, और पानी को ठंडा कर दिए तो बर्फ हो गया। तो बर्फ होना क्या है, तो सॉलिड स्टेट में आ गया। पानी क्या है, तो लिक्विड स्टेट में है। और लिक्विड स्टेट में जब हम ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वेपर में परिवर्तित हो जाता है, तो गैसियस स्टेट हो गया। और उसके अलावा है कि ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं उसमें अगर हम टेम्परेचर दिए, हीट दिए ज़्यादा, तो थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर नन टू एक्सपेंड ऑन हीटिंग। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो ये जो फेनोमेना होता है, ये जो घटना है, उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मेटल, रिम, और जो किसी गाड़ी का जो व्हील होता है उसमें हम देख सकते हैं कि वो गर्मी देने से उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शन होता है ज़्यादा टेम्परेचर में बहुत सुगमतापूर्वक। तो जैसे हम जानते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम क्लोरेट होता है वो क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट को दे देने से कम ही टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन, मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में टूटेगा। तो ये यहाँ ये हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट along with मैग्नीज ऑक्साइड एज ए कैटेलिस्ट। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटेलिस्ट का काम करता है ओवर ए फ्लेम। तो इस तरह से केमिकल चेंज में भी हम देख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कई बार, ये तो टेम्परेचर से रिएक्शन होता है। और मतलब केमिकल रिएक्शन में भी टेम्परेचर की एक भूमिका होती है। कोई केमिकल रिएक्शन ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है तो कोई कम टेम्परेचर पर होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम टेम्परेचर को कैसे मापेंगे। तो ऐसा एक यंत्र, ऐसा डिवाइस जो कि टेम्परेचर को मापने का काम आता है, उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं।
तो heat is a form of energy and temperature is an indicator of that energy. We often feel that we can get an estimate of the temperature of a body by just touching. कभी कभी हम छू करके भी बॉडी के टेम्परेचर को अनुभव करते हैं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई आदमी है तो उसका वो शरीर का टेम्परेचर कितना है तो उसको हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापते हैं, और से इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। हम देख सकते हैं कि जो बड़े आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं और बच्चे होते हैं, उसका टेम्परेचर सब में हम अंतर देख सकते हैं। और मरकरी ग्लास थर्मोमीटर होता है, तो इसमें मरकरी में एक प्रॉपर्टी होता है जो हीट के प्रभाव में तुरंत फैलता है या सिकुड़ जाता है। तो हम जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जिसको हम ग्लास थर्मामीटर भी कहते हैं, तो उसमें मरकरी का यूज होता है। अब इसमें जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। दिस थर्मोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉक्टर्स थर्मामीटर। तो इसमें क्या होता है, एक नैरो कैपिलरी ट्यूब लेते हैं ग्लास का, इसको क्लोज कर देते हैं इसके अपर इंड को, और उसमें जो बल्ब होता है एट इट्स लोअर इंड, और ये बल्ब जो होता है उसको हम आँख में दबाते हैं या टंग के नीचे दबाते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब में जो है सो हम देख सकते हैं कि जो मरकरी का चमकता हुआ मरकरी को देख सकते हैं। जब टेम्परेचर हुआ तो तुरंत उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जितना पर आया दिखा रहा है तो वो हो जाता है, उसका टेम्परेचर हो जाता है। जिस पर वो ज़्यादा चमकने लगे या लाइनिंग हम देखते हैं जहाँ तक लाइनिंग आकर के रुक गया, और ये इस तरह से हम इसको थर्मामीटर को देखते हैं। अब टेम्परेचर जो होता है सो फिक्स डिफरेंस पॉइंट पर आकर के वो टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा। इसी जहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर में जनरली 40-42 डिग्री सेल्सियस तक लास्ट होता है, तो वो रेंज हो गया। तो द डिफरेंस in the temperature of the two fixed reference point is called the range of the thermometer. The interval between these fixed point is divided into। तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज होता है, और जनरली हम मरकरी थर्मामीटर देख सकते हैं, और लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर या मतलब प्लेटिनम थर्मामीटर सब का यूज होता है। उसमें -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक जनरली लेबोरेटरी में यूज होता है, या बहुत साइंटिफिक लैब है तो उसमें 300-400 डिग्री सेल्सियस भी नापने का व्यवस्था होता है। और जो डॉक्टरी जनरली थर्मामीटर होता है, ये मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर या फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर को हम डॉक्टर्स थर्मामीटर कहते हैं। और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री से 40 के, ये 40 पर क्लोज हो जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर डॉक्टरी थर्मामीटर में 40 डिग्री होगा। या अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो मतलब उसमें 93-94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 104-105 तक रहेगा, 106 तक रहेगा। 40 डिग्री के नज़दीक जो अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक अगर टेम्परेचर पहुंचा तो हम कहते हैं कि हाई फीवर हो गया। आजकल आ गया है डिजिटल थर्मामीटर, तो उसमें हम LCD का डिस्प्ले देख सकते हैं। अब जो आदमी का टेम्परेचर है वो नापने के लिए क्या क्या करते हैं, तो पहले उसमें जो बल्ब होता है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर देते हैं, और कुछ जर्क देख करके आँख में या टंग के नीचे उसको दबाते हैं। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। अब अलग अलग विधि से हीट का ट्रांसफ़र होता है, जैसे कंडक्शन, तो इसका बहुत सारा यूज है। मेनी यूजेज ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर। कंडक्शन विधि से क्या होता है कि जैसे हम कलछुल को दिए या लोहा का छड़ गर्म होता है तो मेटल को गर्म करने में कंडक्शन का विधि यूज होता है। टू खाना हम बनाते हैं तो अटेंसिल्स टू मेक कुकिंग अटेंसिल्स, तो अटेंसिल्स बनाने में यूज होता है। केटली या बॉयलर या मतलब बॉयलर जो टूल्स होता है उसमें इसका यूज करते हैं। या हैंडल को पकड़ने के लिए हम वुडन या प्लास्टिक का हैंडल बनाते हैं पकड़ने के लिए। ये यूज ऑफ ब्रिक एंड मड फॉर मेकिंग हाउसेस। rooms with the rooms with the tin roofs often become very hot during summer. Use of blanket, woolen cloths and
कूल्स ड्यूरिंग विंटर। डबल वाटर कंटेनर हम बनाते हैं आइस को रखने के लिए। तो ये सब क्यों होता है? तो हम गुड और बैड कंडक्टर का यूज करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। फिर एक मेथड होता है कन्वेक्शन, जिसमें हम चाय को उबलते हुए या पानी को उबलते देखते हैं। तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर में एक दूसरा मेथड होता है कन्वेक्शन। तो इसमें जैसे इसमें इसका मूल बेसिक ये है कि अनलाइक सॉलिड हुज मोलिकुल आर क्वाइट रिजिडली फिक्स्ड, तो ऐसे में हम इसको गर्म कर पाते हैं। जैसे मतलब पानी में जो KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो पूरा पानी कलर्ड हो जाता है। तो हम इसमें कन्वेक्शन में हम देख सकते हैं। तो साइक्लिक मूवमेंट हम देख सकते हैं इसमें। और जो लाइटर वस्तु है ऊपर उठ जाएगा, जो हैवियर है वो नीचे आएगा। तो लिक्विड को भी और गैसियस जो वस्तु है उसको भी हम इस विधि से गर्म कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं साइक्लिक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें कन्वेक्शन करंट की भी उत्पत्ति होती है। अब यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट की बात करें तो हम घर में विंडो और वेंटिलेटर्स का यूज करते हैं रूम में, और चिमनी का यूज करते हैं फैक्ट्री में, रेडिएटर में, कार में भी इसका रेडिएटर का यूज होता है। तो ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट में भी इसका यूज होता है। इसका रोल हम देख सकते हैं, प्रभाव देख सकते हैं। आंधी तूफान में भी कन्वेक्शन का प्रभाव हम देख सकते हैं। और ग्लोबल विंड पैटर्न में हम देख सकते हैं कि इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, और पोल पर क्या होता है, ठंडी हवाएं रहती हैं। घनत्व ज़्यादा डेंस, तो वो वहाँ से ठंडी हवाएं पोल सबसे जो है ध्रुवीय क्षेत्र से आगे बढ़ती हैं। और जो समुद्री इलाका होता है वहाँ सालों भर एक जैसा मौसम होता है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंडी। ये क्यों होता है? तो लैंड एंड सी ब्रिज के चलते होता है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का प्रभाव हम देख सकते हैं। यहाँ पर इक्विटेबल क्लाइमेट होगा ऐसे प्लेस पर, समुद्र के नज़दीक में जो ये क्षेत्र होते हैं। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट का कितना भूमिका है। ग्लोबल विंड पैटर्न की बात करें तो हम इट इज़ इजी टू रियलाइज दैट द वर्ल्ड there would always be an uneven heating of the earth. It is the uneven heating that result in global wind pattern. तो ग्लोबल विंड पैटर्न को हम देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि इक्वेटर जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ज़्यादा गर्मी पड़ने से हीट एनर्जी जो सन का होता है ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और वहाँ पर हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। वहीं पर अगर हम पोल क्षेत्र की बात करें, पोलर एरियाज का, तो पोलर पर क्या होगा कि जो हवा बहुत ठंडी होती है, और वहाँ पर जो हवा है वो ठंडी हवा वहाँ से गर्म क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है। और इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और फिर हम लैंड एंड सी ब्रिज की बात करें तो जो धरती है, लैंड है, वहाँ पर जो गर्मी ज़्यादा होगी, हवा वहाँ ऊपर की ओर उठ जाएगी। और उस गर्म हवा जब ऊपर होकर के माने गर्म होकर के जब ऊपर उठती है तो उसको भरने के लिए जो समुद्र होता है अपेक्षाकृत ठंडा होता है, तो समुद्र से हवा आती है वहाँ पर धरती पर। इसको हम बोलते हैं, जब समुद्र से हवा पृथ्वी पर आती है उसको हम सी ब्रिज कहते हैं। और उसी हिसाब से रात में जब गर्म होकर के, दिन भर गर्म होकर के पानी जब समुद्र का ऊपर उठ जाता है तो उसको भरने के लिए फिर धरती रात में ठंडी हो जाती है। तो धरती से हवा जाएगी कहाँ पर? समुद्र में। तो ये हो गया लैंड ब्रिज हो गया। तो हम देखते हैं कि cooler air from above the sea then rushes in to take its place. We call this movement of air as a sea breeze during night. Water cools more slowly than land. The air above the water therefore becomes warmer and rises up. Its place is taken up by the cooler air above the land. This movement of air is called